अच्छा, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आपकी बुक दे रखी है, मॉड्यूल आईसीएसआई ने जो कि लेटेस्ट अपलोड किया है अपनी साइट पर, ये दिसंबर 2021 के लिए भी है और जून 2022 के लिए भी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपका जीएसटी और कस्टम दो ही है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और दोनों कंप्लीट नहीं दे रखे। सिलेबस के अंदर बहुत थोड़ा पार्ट कवर किया हुआ है जीएसटी का भी, और कस्टम का तो बहुत ही थोड़ा पार्ट कवर किया हुआ है। मतलब इन्होंने सिंपल मैं कहूँ तो सिर्फ एक आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी है। बहुत लेंदी नहीं है ये वाला पार्ट, और 50 मार्क्स का है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे चैप्टर 11 से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 10 तक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, और चैप्टर 11 से स्टार्ट हो रहा है। 11 से लेकर 17 तक ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क्स का है। अगर डायरेक्ट टैक्स से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो बहुत छोटा पार्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है जी। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये पार्ट आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाता है, और आपको मतलब अच्छे स्कोर करवाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आई थिंक सबको इतना तो क्लियर है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। और आज की डेट में कहने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ इनकम टैक्स है हमारे पास। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो जी पहले हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। बहुत सारे का मतलब सेंट्रल लेवल पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और स्टेट लेवल पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। इनडायरेक्ट टैक्स को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पर टैक्स का बर्डन किसी और की जेब पे पड़ता है, लेकिन इंसिडेंस किसी और की जेब पर। मतलब अगर मैं शॉपकीपर से कुछ परचेज करने जाता हूँ तो बर्डन मेरी जेब पर पड़ता है। अल्टीमेटली प्राइस के अंदर टैक्स को ऐड कर कर कस्टमर से लिया जाता है, तो बर्डन मेरी जेब पर पड़ता है। लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट मुझे अप्रोच नहीं कर रही है, मेरे ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की कि जी आपको ये टैक्स पे करना है। बल्कि लाइबिलिटी किसके ऊपर क्रिएट की है, कहता है जी सेलर के ऊपर, या फिर मैन्युफैक्चरर के ऊपर, या फिर प्रोड्यूसर के ऊपर, या फिर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, राइट। तो ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्टली कंज्यूमर की जेब से जा रहा है, जबकि कंज्यूमर के ऊपर लीगल लाइबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की। टैक्स पे करने की लीगल लाइबिलिटी किसी और के ऊपर है, जा कंज्यूमर की जेब से रहा है इनडायरेक्टली। इसलिए ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। हमारा जीएसटी भी क्या है, कहता है जी जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को? 2017 के अंदर। 2017 से पहले क्या सिनेरियो था, सबसे पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। और जीएसटी को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दूसरा ये समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जीएसटी समझना आसान हो जाएगा। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो 2017 से पहले क्या सिनेरियो था, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर करते थे या प्रोड्यूस करते थे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चाहे ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है लेकिन फिर भी याद रखनी है, स्पेसिफिकली जब आपके एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड है। अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर करते थे या प्रोड्यूस करते थे तो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती थी। मतलब ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। ठीक है जी। जब हमने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए या प्रोड्यूस कर लिए, उसके बाद जब हम उसे बेचने के लिए निकलेंगे, मतलब सेल्स की बात करें, तो कहता है जी या तो हमें सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था सेम गुड्स के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्साइज पे कर चुके हैं, या फिर हमें वैट पे करना पड़ता था, वैल्यू एडिड टैक्स। अगर हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट सेल की, दो स्टेट्स के अंदर, लेट्स से दिल्ली से हरियाणा में, तो सीएसटी। अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट सेल की, मतलब विद इन द स्टेट, तो वैट हमें पे करना पड़ता था। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो जी हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था।
उसके अलावा एंटरटेनमेंट की बात करें, अम्यूज़मेंट की बात करें, तो हमें एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, जैसे कि मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स पे कीजिए, सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए, एंटरटेनमेंट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स पे कीजिए। अगर लोकल मार्केट में जाकर आपको गुड्स सेल करने हैं तो उसके नाम का अलग से टैक्स, जिसे हम ऑटरी बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो बहुत सारे टैक्सेस थे पहले, जीएसटी के आने से पहले। अब कुछ टैक्सेस हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर है तो मतलब थ्रू आउट द इंडिया टैक्स का रेट सेम रहेगा। लेकिन कुछ टैक्सेस जैसे कि वैट स्टेट लेवल टैक्स है। स्टेट लेवल टैक्स का मतलब क्या था कि भैया हर स्टेट के पास पावर थी अपने स्टेट में अलग रेट से वैट चार्ज करने की। तो ऐसा पॉसिबल था कि कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज, लेट्स से गुड्स के ऊपर सेल परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर वैट, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल था कि दिल्ली में भी गुड्स का कॉस्टिंग 100 रुपीज़ है और हरियाणा में भी सेम गुड्स की कॉस्टिंग 100 रुपीज़ है, ठीक है। दिल्ली के अंदर लेट्स से वैट 10%, मतलब 10 रुपये, तो अल्टीमेट कॉस्ट क्या पड़ेगी कंज्यूमर को, 110। और हरियाणा के अंदर लेट से वैट, मतलब कॉस्टिंग सेम है लेकिन वैट लेट से 15%, तो हरियाणा के अंदर वही गुड्स कितने के पड़ेंगे। बेसिकली होने क्या लगा था, स्टेट्स के बीच में आपस में ही हम कह सकते हैं टैक्स वॉर होनी शुरू हो गई। टैक्स वॉर का मतलब क्या होता है, जहां पर स्टेट्स अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे स्टेट में आकर बिजनेस कीजिए, हम कम टैक्स इम्पोज करेंगे, हम कम टैक्स चार्ज करेंगे। अब जो रिच स्टेट्स हैं जो कि कम टैक्स अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर लोग जाकर बिजनेस करने लगे, वो और ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। और जो पुअर स्टेट्स हैं जो कि कम टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर पहले ही लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे और टैक्स की वजह से बिजनेस और कम होता चला जाएगा। मतलब रिच जो है वो और ज़्यादा रिचर होता चला जाएगा और जो पुअर है वो पुअरर होता चला जाएगा। तो स्टेट में टैक्स वॉर हो जाती थी और जिसकी वजह से जो पुअर स्टेट्स हैं उनको काफ़ी बियर करना पड़ता था और कंज्यूमर्स को भी बियर करना पड़ता था। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रेट सेम आइटम के, जहाँ कॉस्टिंग भी सेम पड़ रही है, कॉस्ट वही है दोनों स्टेट्स के अंदर 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, लेकिन टैक्स की वजह से अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रेट्स कंज्यूमर के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई 3 सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो समझने हैं आपको। सबसे पहला है हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा हमारे पास है डबल टैक्सेशन, और तीसरा हमारे पास है कास्केडिंग इफेक्ट। इन तीनों को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि मैं होलसेलर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से सामान परचेज करता हूं, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कोई भी है, और रिटेलर को सेल करता हूं, ठीक है जी। मान के चलते हैं मैंने मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये का सामान परचेज किया, जो मैन्युफैक्चरर ने मुझे 100 रुपये का सेल किया है। अब जी ये तो क्या है, प्राइस, और इसके ऊपर 10% टैक्स पे करना है सेल परचेज के ऊपर। तो जी मैन्युफैक्चरर मुझे एक इनवॉइस बना के देगा जिसके अंदर प्राइस लिखा होगा 100 रुपये प्लस टैक्स लिखा होगा 10 रुपये, 10%, ठीक है। टोटल मिलाकर 110 रुपीज़ मुझसे चार्ज किए जाएंगे, ये एक इनवॉइस मेरे पास आ जाएगा। मैं मैन्युफैक्चरर को 110 रुपये दूंगा, जिसमें 100 रुपये तो मैन्युफैक्चरर के हैं
और मैन्युफैक्चरर ये 10 रुपये मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मेरे बिहाफ पर क्या मैन्युफैक्चरर इसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देगा कि लो जी 100 रुपये की वैल्यू एडिशन हुई, एक वर्ड यूज कर रहा हूं वैल्यू एडिशन, कि जी 100 रुपये की वैल्यू एडिशन हुई जिसके ऊपर 10% टैक्स पे किया जाना चाहिए था, ये पकड़ो जी 10% टैक्स। ठीक है, अब मेरी जेब से कितना गया 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़। अब इसके अंदर मैं अपना 50 रुपीज़ मार्जिन ऐड कर रहा हूँ और 150 का मैं आगे सेल कर रहा हूँ आर को। तो जी मैं आर को क्या इनवॉइस बना के दूंगा 150 प्राइस प्लस टैक्स कितना 10% 15 रुपीज़ 10% ऑफ 150 राइट। ये क्या, ये तो टैक्स था ना मेरा, तो इसको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अब जी आर को कितने का पड़ेगा 165 को, मतलब आर मतलब रिटेलर कितने का पड़ेगा 165 को। तो आर मुझे 165 रुपीज़ देगा जिसमें से 150 रुपये तो मेरे हैं, लेकिन 15 रुपये क्या है टैक्स के नाम के। ठीक है, तो मार्केट में ये सामान कितने का पहुंचा 165 रुपीज़ का पहुंचता है। अब ये 15 रुपये मुझे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाने हैं। ठीक है जी, क्योंकि टैक्स है। अब मैं गवर्नमेंट को कहूँगा देखिए जी अभी तक इस सारी चेन में कितनी वैल्यू एडिशन हुई है 150 रुपये की। 100 रुपये की वैल्यू एडिशन किसने करी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ने, 50 रुपये की वैल्यू एडिशन किसने करी मैंने, ये मेरा मार्जिन। 150 रुपये की वैल्यू एडिशन हुई है तो कायदे से 150 रुपये पर आपको टैक्स लेना चाहिए। कितना 10% आप कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 10% टैक्स ले लीजिए। कितना बनता है 15 रुपये बनता है 150 रुपये के ऊपर। अब जी इस 15 में से ऑलरेडी आपके पास 10 रुपये जा चुका है। किसने दिया था मैन्युफैक्चरर ने दिया था, मुझसे लिया था और आपको दिया था। तो आपके पास इसमें से ऑलरेडी कितना जा चुका है 10 रुपये। तो आपको कायदे से कितना और मिलना चाहिए टैक्स 5 रुपये। तो जो 15 रुपये मैंने आर से लिया है रिटेलर से लिया है ये सारा गवर्नमेंट का नहीं है। मैं गवर्नमेंट को क्या कहूँगा कि ऑलरेडी मेरी जेब से देखिए जी 10 रुपये टैक्स जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। टोटल मिलाकर मुझे 15 रुपये टैक्स देना चाहिए क्योंकि वैल्यू एडिशन 150 रुपये की हुई है टोटल मिलाकर अभी तक इस पूरी चेन में। तो ये 15 में से 10 रुपये ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ, 5 रुपये और ले लीजिए राइट। तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि मुझे इस 10 रुपये जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इसका क्रेडिट दीजिए। क्या दीजिए इसका क्रेडिट। अब जो मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था ये मेरे लिए क्या था इनपुट, और जो मैंने आर को सेल किया है वो मेरे लिए क्या है आउटपुट। तो जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है कि जो इनपुट के ऊपर हम टैक्स पे कर चुके हैं, इनपुट कितना था 100 रुपये का, कितना टैक्स पे किया था 10 रुपये। जो इनपुट के ऊपर हम टैक्स पे कर चुके हैं और जो आउटपुट के ऊपर हमें टैक्स पे करना है तो जी इसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि आउटपुट के अंदर 100 रुपये प्लस 50 रुपये, इस 100 रुपये पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ ये वाला, तो इसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा और मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा सिर्फ 5 रुपये और दूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। कब, जब गवर्नमेंट मुझे इनपुट पे जो मैंने टैक्स दिया था उसका क्रेडिट देगी आउटपुट पे जो मुझे टैक्स पे करना है। तो जी एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी कितनी है मेरी, एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी 15 रुपये। किस तरह कहता है जी 150 का 10%, लेकिन इनपुट टैक्स कितना पे कर चुका हूं इनपुट के ऊपर 10 रुपये, तो इसका मैं क्रेडिट ले लूंगा तो एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना है सबसे पहले ये कंसेप्ट समझिए कि इनपुट
टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? जो इनपुट के ऊपर हमने टैक्स पे किया है उसका हम क्रेडिट लेंगे अगर उसी इनपुट को आउटपुट में हम यूज़ कर रहे हैं। अगर उसी इनपुट को आउटपुट में हम यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट पर हमें टैक्स पे करना है, तो जो इनपुट पर टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, क्योंकि आउटपुट में इनपुट इंक्लूडेड है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम टैक्स पे कर चुके हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना चाहिए मुझे, और मेरी वैल्यू एडिशन 50 रुपये की है जिसके ऊपर 10% के हिसाब से मुझे 5 रुपये टैक्स पे करना चाहिए। ये सिनेरियो तब जब मुझे एक्चुअल में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान के चलते हैं मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो जी जो मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया जिसका प्राइस था 100 रुपीज़, प्लस उसने मुझसे 10 रुपये टैक्स चार्ज किया, मतलब टैक्स लिया, उसने मुझे इनवॉइस बना के दी 110 रुपये की। ठीक है जी, अगर मुझे ये पता है कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला, ये जो टैक्स है इसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो मैं इस पूरे को अपनी कॉस्ट कंसीडर करूंगा। सिंपल सी बात है। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब मैं 100 रुपये कॉस्ट कंसीडर नहीं करूंगा। मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ कॉस्ट क्यों कंसीडर की थी? क्योंकि मुझे पता था कि ये जो 10 रुपये मेरी जेब से टैक्स के नाम के गए हैं इसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो एक्चुअल में मुझे कॉस्ट 100 रुपीज़ ही पड़ेगी। लेकिन अगर मान के चलते हैं मुझे ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या है? मेरी जेब से कितना गया? 110 रुपये, चाहे वो किसी भी नाम का गया है। जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं उसमें से, उसका बेनिफिट नहीं मिलना, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी है? 110 रुपये। अब जी 110 रुपये पर मैं अपना मार्जिन जोड़ूंगा, कितना? 50 रुपये, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया 50 रुपीज़। ठीक, अब जी ये 50 रुपये मैंने अपना मार्जिन जोड़ा, कितने का पड़ गया सामने वाले को प्राइस? 160। कितने का पड़ा? 160। तो मैं आर को कहूँ भैया 160 रुपये की चीज़ है, प्लस टैक्स पे करना है 10%, तो लाओ जी 16 रुपये ये टोटल मिलाकर। तो आर रिटेलर मतलब मार्केट में जो बंदा बैठा है, अब इसको कितने का पड़ा? ये ऊपर वाला एग्जाम्पल देखे तो मार्केट में वो सामान कितने का पहुंच रहा है? कहता है जी 165 का। अगर नीचे वाला एग्जाम्पल देखे तो मार्केट में वही सामान कितने का पहुंच रहा है? कहता है जी 176 का। ठीक, अब यहां पर अगर चीजों को एनालाइज करें तो जो 176 है इसमें क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके? कहता है जी 100 रुपये तो वैल्यू एडिशन करी मैन्युफैक्चरर ने, प्लस 50 रुपये वैल्यू एडिशन करी मैंने, तो 150 रुपये तो क्या है? वैल्यू एडिशन। जिसके ऊपर कायदे से टैक्स देना बनता है, राइट। उसके अलावा जी इसके अंदर 10 रुपये क्या है? कहता है जी जो टैक्स मेरी जेब से गया था 10 रुपये वो, और 16 रुपये क्या है? जो टैक्स आर की जेब से जाएगा, मतलब 26 रुपीज़ क्या हो गया? टैक्स। ठीक, अब ये जो 16 रुपये टैक्स है एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें, ये 16 रुपये किसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है? कहता है 16 रुपये 160 रुपये के ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है। 160 रुपये। ₹100 पे ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। मैंने टैक्स पे किया था मैन्युफैक्चरर को इस 100 रुपये पे 10 रुपये, और इस पे दोबारा से टैक्स लिया जा रहा है 100 रुपये
पर ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है पहली ट्रांजैक्शन में। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में दोबारा इसको कंसीडर किया जा रहा है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सेम अमाउंट के ऊपर सेम टैक्स दोबारा से लिया जा रहा है। ये क्या हो गया? डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन गलत है। जिस चीज पे हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, सेम टैक्स दोबारा से सेम अमाउंट पर लिया जा रहा है, तो डबल टैक्सेशन गलत है। अच्छा, इसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए, यस इसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? कहता है ये तो टैक्स है, तो इसके ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? टैक्स ऑन टैक्स। दिस इज कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स, या फिर इसे हम बोलते हैं स्नो बॉलिंग इफेक्ट। स्नो बॉलिंग इफेक्ट का मतलब एक स्नो का छोटा सा बॉल माउंटेन से नीचे गिर रहा है, और नीचे गिरते गिरते वो अपने साथ और भी स्नो को लपेटता जा रहा है, और वो बॉल बड़ा होता जा रहा है। यही तो हो रहा है कि शुरुआत में 10 रुपये का टैक्स था, फिर इसी को नेक्स्ट लेवल पे दोबारा से इनपुट का पार्ट कंसीडर कर लिया गया, और इसी पर दोबारा से टैक्स इम्पोज किया गया। तो वो 1 रुपया टैक्स इसके नाम का, 5 रुपये टैक्स इसके नाम का, 10 रुपये टैक्स इसके नाम का, ऐसे ही तो मिलाकर 16 रुपये टैक्स बना, राइट। तो ये जितनी भी कमियां थी हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, कमियां कैसे थी? कहता है जी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ स्टेट लेवल पर थे, कुछ सेंट्रल लेवल पर थे। अब एक स्टेट में आप टैक्स देते हो और दूसरे स्टेट के अंदर क्या आपको उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो, बिग नो। ये जो सेकंड स्टेट है ये क्या कहने वाला है? भैया आपने मुझे थोड़ी ना टैक्स दिया है जो मैं आपको क्रेडिट दूं। सिंपल सी बात है, अगर स्टेट लेवल टैक्सेस हैं तो ये सेकंड स्टेट कहने वाला है आपने मुझे थोड़ी ना टैक्स दिया है जो मैं आपको इसके नाम का क्रेडिट दूं। तो जी बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते थे जहां हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ही नहीं था, ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो भैया जो मैंने पहले लेवल पर टैक्स पे किया है मैं उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लूँगा। सिंपल सी बात है, राइट। वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा तो दूसरी चीज़ क्या हुई? डबल टैक्सेशन। भाई टैक्स को अगर हम कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर दोबारा टैक्स पे किया जाएगा, दोबारा टैक्स पे किया जाएगा तो टैक्स ऑन टैक्सेस, राइट। उसके अलावा डबल टैक्सेशन तो है ही अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये जितनी भी आप कह सकते हैं प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम के अंदर कमियां थी, उन सब को दूर करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे कमियों को दूर किया जाए? पहला फंडा तो इन्होंने कहा कि भैया जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें से जितने टैक्सेस को एलिमिनेट किया जा सकता है सबको एलिमिनेट कर दो, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया, और अब क्या रह गया? मेनली जीएसटी। मेनली क्या रह गया? जीएसटी। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी मेनली ख़त्म कर दी गई, 100% नहीं कहूँगा ख़त्म कर दी गई, लेकिन मेनली ख़त्म कर दी गई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ख़त्म कर दी गई। गिनती के 5 या 6 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने की पावर है, ठीक है। जैसे कि वैट ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स मेनली ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ लोकल बॉडी है या पंचायत है उनको एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज करने की पावर है, अदरवाइज वैसे ख़त्म कर दिया गया एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। हाँ, कस्टम अभी भी है, लेकिन कस्टम पहले भी था, वो तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर है। जब हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक सेल की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेजरली जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, और अब हमारे पास एक ही टैक्स है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। थ्रू आउट द इंडिया यूनिफॉर्मली इसको अप्लाई किया जाए
तो ओनली या मेनली वन इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहली चीज तो एक ही गई। दूसरी चीज कहता है थ्रू आउट द इंडिया यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाए, तो मतलब चाहे वो स्टेट लेवल पर है चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है, यूनिफॉर्म रेट। तो जितना जीएसटी आपको दिल्ली में पे करना पड़ेगा उतना ही हरियाणा में पे करना पड़ेगा, उतना ही बिहार में पे करना पड़ेगा, मेनली राइट। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारे पास वो है, लेकिन ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने क्या करी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप स्टेट लेवल पर टैक्स पे करते हो तो कहता है जो सेंट्रल लेवल का टैक्स पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मैक्सिमम मिलेगा। सिर्फ कुछ ही ऐसे केसेस है जहां पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम आपको मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जितना भी हमारे पास, पहले तो देखे ना इतने सारे टैक्सेस थे हमारे पास। अब हमारे टाइम में तो हमें एक्साइज ड्यूटी भी पढ़ना पड़ा था, हमें सीएसटी भी पढ़ना पड़ा था, हमें तो वैट भी पढ़ना पड़ा था, सर्विस टैक्स भी पढ़ना पड़ा था, राइट। स्पेसिफिकली जो सेंट्रल लेवल टैक्सेस होते हैं उन तो वो तो पढ़ाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर, तो हमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ा था। आपको सिर्फ मेनली क्या पढ़ना है, जीएसटी। तो आई थिंक इस स्लोगन का मतलब समझ में आ गया, वन नेशन वन टैक्स। आ जाइए जी, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, कहता है कोई ना कोई ऐसी चीज जब टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, या मैं कहूँ टैक्स ट्रिगर होता है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा एक्साइज ड्यूटी के केस में इंसिडेंस क्या है, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन। सीएसटी है या वैट है, इसके केस में इंसिडेंस क्या है, सेल्स। सर्विस टैक्स के केस में इंसिडेंस क्या है, सर्विसेज। एंटरटेनमेंट टैक्स के केस में इंसिडेंस क्या है, एंटरटेनमेंट। जीएसटी के अंदर ये सारे इंसिडेंसेस को ख़त्म कर दिया गया, और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, कहता है जी सप्लाई। सप्लाई ऑफ आइदर गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ। टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना है, किस पर कंसंट्रेट करना है, सप्लाई पर। आ जाइए जी, जीएसटी में फॉर द टाइम बीइंग आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर तो हमारे पास है सीजीएसटी। जब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर तो हमारे पास है एसजीएसटी, ठीक। यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटीजीएसटी। अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे मान के चलिए मैं हरियाणा में रहता हूं और मैं दिल्ली से कुछ परचेज करता हूं, तो भैया दिल्ली से सामान कहाँ जाने वाला है, हरियाणा में जाने वाला है, राइट। इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट। तो इंटर स्टेट के केस में कहता है जी आईजीएसटी। सबसे पहले इन चार टर्म्स को याद रखिए ध्यान से। मान के चलिए मैं कहाँ रहता हूं, ठीक, और मुझे जो गुड्स चाहिए वो भी कहाँ चाहिए, तो ये क्या हो गया, इंट्रास्टेट। मतलब विद इन द स्टेट, ठीक है जी। अब यहां पर कैसे जीएसटी लगेगी, पहले ये देखिए। यहां पर सीजीएसटी भी लगेगी
प्लस SGST भी लगेगी, राइट। मान के चलते हैं GST का रेट कितना है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर, 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ, ठीक है। तो जी 18% में 50% SGST, 50% CGST, मतलब 18 का 50% कितना हो गया, 9% CGST, 9% SGST, टोटल मिलाकर, ठीक है जी। पहले इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या बात करी है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। तो जब स्टेट में ही ट्रांजैक्शन होगी, सप्लाई होगी, तो CGST प्लस SGST। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, मान के चलते हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, राइट, तो जी चंडीगढ़ में ही ट्रांजैक्शन हो रही है विद इन यूनियन टेरिटरी, तो जी यहां पर हमारे पास अगेन कहता है CGST प्लस UT, UT स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी, GST, ठीक। अगेन 50% ये लगेगी, लेट्स से 24% है ट्रांजैक्शन पर GST, तो जी 24% में से 12% CGST, 12% UT GST, ठीक है। अगर मान के चलते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट की बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जी इंटर स्टेट के केस में सिर्फ क्या लगेगा, IGST। इंटर स्टेट के केस में सिर्फ क्या लगेगा, IGST 100%। तो जी आपको दिमाग में रखना है CGST नाम की कोई चीज़ होती है, सेंट्रल GST, स्टेट GST, UT GST यूनियन टेरिटरी GST, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड GST, दैट इज इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। पहले 4 टर्म्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जहां पर 2 GST लग रही है, जैसे CGST प्लस SGST, हमने कहा जी विद इन द स्टेट, तो 50% CGST, 50% SGST, जितना भी रेट हो उसका, ठीक। 50% CGST, 50% UT GST विद इन यूनियन टेरिटरी। अगर हम इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं तो 100% IGST, ठीक है जी। आ जाइए, यहां तक कोई डाउट हो, कोई वर्ड ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए। अच्छा, इंडिया में कितने स्टेट्स एट प्रेजेंट, कोई बताना चाहेगा? स्टेट्स तो पता ही होगा कितनी है, 28 पक्का, या 29? 29 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी अपनी खुद की लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर वर्ड तो समझ में आता है ना, लेजिस्लेचर का मतलब अथॉरिटी विच कैन मेक लॉ, राइट, मतलब इनकी खुद की लेजिस्लेचर है, ठीक है जी। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में, फटाफट से बताइए, कितनी है यूनियन टेरिटरीज?
7 यूनियन टेरिटरीज में से 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है। वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? एक पौंडीचेरी और दूसरा दिल्ली, ये याद रखिएगा। पौंडीचेरी और दिल्ली, ये 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका खुद का अपना लेजिस्लेचर है, जस्ट लाइक स्टेट। ठीक है जी। तो मैं इन 2 को यहां पर कंसीडर ना करते हुए यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। अपना खुद का लेजिस्लेचर है तो अपना खुद का लॉ पास कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी। तो हमारे पास बेसिकली 31, हर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर है, मतलब हर स्टेट अपने लॉज खुद बना सकता है। तो जी यहां पर 31 क्या हो गए हमारे पास? अलग अलग 31 अलग अलग SGST। उसके अलावा जी यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक क्या है? SGST एक्ट, UTGST एक्ट। एक हमारे पास क्या है? CGST एक्ट। एक हमारे पास क्या है? IGST एक्ट। और एक और है हमारे पास कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। एक और है हमारे पास कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। ठीक। तो टोटल मिलाकर कितने एक्ट्स हो गए हमारे पास मोटा मोटी? GST में कितने एक्ट्स हो गए मोटा मोटी? ये 35 का नंबर कैसे आया, ये फिगर कैसे आई, क्लियर है ये? भाई हर स्टेट का अपना SGST एक्ट होगा और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनकी अपनी खुद की लेजिस्लेचर है, उनका अपना खुद का SGST एक्ट होगा। तो टोटल मिलाकर SGST एक्ट कितने हो गए? 31। UTGST एक ही है हर यूनियन टेरिटरी के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राइट, मतलब पार्लियामेंट। अच्छा, CGST एक ही है, पार्लियामेंट बनाएगी। IGST एक ही है, पार्लियामेंट की पावर है। और एक कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। ठीक। ये बेसिकली कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट क्या है कि इनिशियली स्टेट्स को लगा कि GST इम्पोज करेंगे और बहुत सारे टैक्सेस को हम ख़त्म कर रहे हैं, सबको GST में सबसम्ड कर रहे हैं, एक तरह से मर्ज कर रहे हैं। तो हो सकता है हमें लॉस हो। तो स्टेट के दिमाग में क्या था, अगर हमें लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? तो सेंटर ने कहा अगर आपको लॉस होगा तो हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट पास किया गया। ठीक है। सबके आगे क्या है? 2017, इन सबके आगे। अब स्टेट एक्ट्स के आगे तो जिस भी स्टेट ने जिस ईयर में पास किया वही लगेगा, राइट। यहां तक कहानी क्लियर है। तो आप कभी भी बात करेंगे GST की तो इसका मतलब या तो आप बात कर रहे हैं CGST प्लस, या फिर आप बात कर रहे हैं CGST प्लस, या फिर आप बात कर रहे हैं IGST की। ठीक है जी। आ जाइए जी। GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए बट ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी टैक्स को इम्पोज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पावर कहाँ से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 101 अमेंडमेंट एक्ट। 101st कह सकते हैं, 101 अमेंडमेंट एक्ट कह सकते हैं, 2016। ऑल्दो GST बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014। ठीक। तो बेसिकली प्रेजेंट किया गया था 2014 में, लेकिन पास हुआ, अमेंडमेंट हुई 2016
16 में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये जो दोनों ही फिगर्स है ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2014 में। कौन से बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन पास कब हुआ? 2016 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पास हुआ? 101st या 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्लियर है जी? अब जी अमेंड करके सबसे पहली चीज़ क्या इंट्रोड्यूस की गई कि जीएसटी को डिफाइन किया गया। तो जी आर्टिकल 366 में एक न्यू क्लोज को ऐड किया गया 12A। उसमें जीएसटी को डिफाइन किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं है, एस है पीछे, एस है पीछे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, ऑन सप्लाई। तो जी इंसिडेंस क्या है? सप्लाई। इंसिडेंस कह लीजिए, इवेंट कह लीजिए, जब टैक्स ट्रिगर होता है एक तरह से, राइट। तो जी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेफिनेशन में ही अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को एक्सक्लूड किया गया, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जा सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर कट लिखा है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक, तो ये एक्सक्लूडेड है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर कोई बताना चाहे तो जी ये सेंट्रल मैटर है या स्टेट मैटर है, मतलब इसके ऊपर जो टैक्स इंपोज किया जाएगा सेंटर इंपोज करेगी या स्टेट इंपोज करेगी? ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। सेंटर, निधि कह रही है जी सेंटर इंपोज करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 कहता है कि भैया आपको क्या रेफर करना है? आपको रेफर करना है शेड्यूल 7। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ लोग शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल के साथ ऑफ लगाते हैं, कुछ लोग शेड्यूल के साथ 2 लगाते हैं, मतलब शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। अब जी शेड्यूल 7 के अंदर लॉ मेकिंग पावर डिवाइड कर रखी है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बीच में। ठीक, तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में वो सारे मैटर्स एन्यूमरेटेड है जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ किसके पास है? कहता है जी पार्लियामेंट के पास। लिस्ट 2 में वो सारे मैटर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है? कहता है जी स्टेट लेजिस्लेचर के पास, मतलब उन मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट, अगर मैं सीधे सीधे वर्ड्स में कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती उन मैटर्स पे। ठीक, लिस्ट 3 जो है दैट इज कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में वो मैटर्स दिए गए हैं, इसके अंदर वो मैटर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाती है और दोनों के लॉज के प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो पार्लियामेंट के लॉज के प्रोविजंस ओवरराइड करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर लॉ मेकिंग पावर डिवाइड की गई पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। ठीक, तो पहले एक बार देख ले आर्टिकल 246 क्या कह रहा है? ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7। ओनली पार्लियामेंट हैज़ द
पावर टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो UTGST किसके स्कोप में चला गया? पार्लियामेंट के। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर may make laws on the matter enumerated in list 3 of schedule 7। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब जी कौन से मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कौन से मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या मैं कहूँ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है? आपने कहा जी अल्कोहलिक लिक्वर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गुजरात में अल्कोहल बैन है, दिल्ली में अल्कोहल बैन नहीं है, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कहाँ पर अलाउड है, कहाँ पर बैंड है। अगर चीज़ें स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है तो क्या वो सेंट्रल मैटर होगा या स्टेट मैटर? अगर चीज़ें स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है तो वो सेंट्रल मैटर होगा, स्टेट मैटर? बट ऑब्वियस सी बात है स्टेट मैटर होगा, राइट। तो लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो इसके ऊपर टैक्स इंपोज करने की पावर भी किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है वो होल ऑफ इंडिया के लिए लॉ बनाएगी, किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए लॉ नहीं बनाएगी। तो थोड़ा सा माइंड यूज कर लीजिएगा एग्जाम्स में। चलिए जी, आर्टिकल 246 क्लियर है। उसके बाद 254 ने क्या कहा? 254 कहता है कि भैया अगर किसी भी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाती है, जैसे हमने कहा लिस्ट 3 में वो मैटर्स एन्यूमरेटेड है जिसके ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। अगर कहता है प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं, किसी भी तरह कोई कन्फ्लिक्ट है तो प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा जी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, राइट। तो आर्टिकल क्या है? 246A। 246A क्या कह रहा है? कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246, 254। 246 और 254 दोनों मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 246 ये बता रहा है कि भैया जो लॉ मेकिंग पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और कहाँ डिवाइडेड है? शेड्यूल 7 रेफर कीजिए। 254 कह रहा है कि भैया अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल ओवरराइड, ठीक। जो ये नया आर्टिकल है ये कहता है भैया ऊपर कुछ भी दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेफर शेड्यूल 7 इन केस ऑफ जीएसटी। इन केस ऑफ जीएसटी कहता है ऊपर कुछ भी दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स imposed by the union or by the state। तो कहता है पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। इसका मतलब आर्टिकल 246A ने पार्लियामेंट को भी पावर दी जीएसटी इंपोज करने की, स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दी जीएसटी इंपोज करने की। दोनों के पास पावर है, ठीक है। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप शेड्यूल 7 में सर्च करेंगे तो जीएसटी शेड्यूल 7 में नहीं पाएगा किसी भी लिस्ट में। तो अलग से आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने क्लियर कट कहा कि जब हम इंटरस्टेट ट्रेड की बात करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई की बात करते हैं, तो जीएसटी इम्पोज करने की पावर, जीएसटी इम्पोज करने के लिए लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है, ठीक है जी। तो दोबारा से एसजीएसटी कहता है जी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है जीएसटी इम्पोज करने की। सीजीएसटी कहता है जी पार्लियामेंट के पास पावर है जीएसटी इम्पोज करने की। यूटीजीएसटी
कहता है जी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है यूनियन टेरिटरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बनाने की। आईजीएसटी कहता है जी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जीएसटी इंपोज करने की। तो ये सब किसके स्कोप में? पार्लियामेंट के स्कोप में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी किसके स्कोप में? स्टेट लेजिस्लेचर के स्कोप में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। क्या डिफरेंट स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग रेट्स चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। थ्रू आउट द इंडिया रेट यूनिफॉर्म रहेगा। यस, थ्रू आउट द इंडिया रेट यूनिफॉर्म रहेगा जीएसटी का। मतलब अगर किसी केस में 18% जीएसटी एप्लीकेबल है तो 9% एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, मतलब अगर स्टेट में हो रहा है तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी में हो रही है ट्रांजैक्शन तो यूटी जीएसटी, और बाकी का 9% या फिर पूरा का पूरा 18%। ये किस केस में? इंट्रा स्टेट या फिर इंट्रा यूनियन टेरिटरी। ये किस केस में? इंटर स्टेट। क्लियर है जी। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर 9% है, कहीं और 12% होगा, कहीं और 18% होगा। 9% है तो थ्रू आउट द इंडिया 9%। बस ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये 9% किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। ये किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। बस इतना कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्टिकल 269A, ये भी नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 कि भैया जब हम बात करेंगे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की, तो जी ऊपर तो पावर दे दी गई कि भैया इस केस के अंदर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बनाने की पावर किसकी है? सिर्फ पार्लियामेंट की। ठीक है, क्यों दी गई पावर? अब मान के चलिए कि भैया सप्लाई कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से तो क्या है ये? इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट के केस में क्या होता है? लड़ाई होती है। दिल्ली बोलने वाला है कि भैया लेट्स से प्रोडक्शन मेरे यहाँ हुई, मैन्युफैक्चरिंग मेरे यहाँ हुई और सेलर मेरे यहाँ बैठा है तो टैक्स मुझे मिलना चाहिए। हरियाणा बोलने वाला है अरे भैया आपने कुछ भी किया हो, पे तो मेरे यहाँ किया जा रहा है, जो पे करने वाला बैठा है वो मेरे यहाँ बैठा है तो टैक्स मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। और अलग अलग स्टेट्स के अंदर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है जिसे हम टैक्स वॉर कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो पावर किसको दी गई? पार्लियामेंट को दी गई। पार्लियामेंट को कहा गया कि भैया आप लॉ बना सकते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के केस में जीएसटी इंपोज करने के लिए, और उसे आईजीएसटी बोला जाएगा जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन केस में इंपोज किया जाएगा। और आईजीएसटी में आपको मतलब आपका राइट है कलेक्ट करने का, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग स्टेट्स। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग स्टेट्स। ठीक। तो आप आईजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो और ये 100% होता है। ऊपर वाले केसेस की तरह नहीं है कि 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, 50% सीजीएसटी, 50% यूटीजीएसटी कहता है, उस तरह नहीं है, ये 100% है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो इसमें 50% कायदे से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 50% स्टेट गवर्नमेंट्स का होना चाहिए। लेकिन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? कहता है जी वो डिपेंड करता है इनकी ट्रांजैक्शंस पर, इनकी एक्टिविटीज़ पर। राइट। तो इसमें से कुछ पार्ट स्टेट्स को भी जाएगा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। आ जाइए जी, वही चीज़ कहाँ पर कही गई? आर्टिकल 269A में।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर किसको दे दी गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो किसके बीच में होगा? कहता है जी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा। कैसे जाएगा? कहता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। दोबारा से देखते हैं, चीजों को एक बार क्लियर कर लेते हैं, पहली क्लास है तो। एसजीएसटी कहता है जी स्टेट का, कोई कंफ्यूजन नहीं कि सेंटर को जाएगा या स्टेट को जाएगा। सीजीएसटी कहता है जी स्टेट का, सेंटर का। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज तो वैसे ही सेंटर के अंदर आती है, तो सेंटर का। आईजीएसटी कहता है जी स्टेट का भी होता है प्लस सेंटर का भी होता है। तो आईजीएसटी को डिवाइड किया जाएगा अमंग द स्टेट्स एंड सेंटर। किसके कहने पर? कहता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बताएगा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना चाहिए अपने पास, कितना स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक। फर्दर यहीं पर बता दिया गया कि भैया जो आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट का मतलब यूएसए से कोई सामान मंगाया, पहले कहाँ पर आएगा? कहता है जी ये हमारा इंडिया है, मान के चलते हैं राइट कि ये हमारा पोर्ट है, तो पहले तो कहाँ पर आएगा? पोर्ट में आएगा ना, कस्टम पोर्ट। फिर वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ पे की जाएगी, बिल्स वगैरह डिपॉजिट करवाए जाएंगे, वहाँ पर चेकिंग होएगी सामान की। उसके बाद कहता है कस्टम पोर्ट, ये जो कस्टम बैरियर है उसे पार करके वो सामान इंडिया के अंदर एंटर करेगा। तो जब तक ये कस्टम बैरियर क्रॉस नहीं किया जाता, तब तक की ट्रांजैक्शन क्या कंसीडर किया जाए? जो ये यूएसए से इंडियन कस्टम पोर्ट पे आ रहा है, कहता है इसको मान के चला जाएगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी। ठीक। तो इसका मतलब अगर मान के चलिए मैं यूएसए से कोई सामान मंगा रहा हूं और मैं दिल्ली में हूं, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? दिल्ली में आने के बाद अगर मैं उसे दिल्ली में ही सेल कर रहा हूं तो अगर मैं उसे आउटसाइड दिल्ली सेल कर रहा हूं तो क्लियर है कंसेप्ट? तो यहीं पर लिख दिया गया क्लियर कट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट into territory of India shall be deemed to be the supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। हाईलाइट कर रहा हूँ, आगे जाके मान के चलूँगा कि आपको ये पॉइंट याद है। इंपोर्ट क्या है? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, जिसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी। ठीक है जी। नीचे क्लियर कट कहा गया क्योंकि आईजीएसटी के ऊपर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं है, तो जी आईजीएसटी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आईजीएसटी क्योंकि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। ऊपर हमने देखा कि आईजीएसटी को डिवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में। वर्ड क्या यूज़ किया गया? अपोर्शन्ड, राइट। तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए आईजीएसटी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा
कि जहां पर आईजीएसटी यूज किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, तो सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या जाएगा? जिसके ऊपर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। ठीक, आईजीएसटी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% हक नहीं है, कहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आईजीएसटी का कोई पार्ट, मान के चलिए मैंने आईजीएसटी पे किया है, मैंने पे किया है, राइट, और मुझे उसका क्रेडिट मिला है और मैं इस क्रेडिट को यूज करना चाहता हूं एसजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए। कहता है जो आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज किया जा रहा है उसको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एसजीएसटी पे किया है, उसका क्रेडिट अगर आईजीएसटी पे करने के लिए यूज किया जा रहा है तो उसे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर याद रखना है आईजीएसटी या आईजीएसटी का कोई भी कंपोनेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा फिर एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया 279A, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो जीएसटी केस में हम कहेंगे माई बाप, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी केस में क्या कहेंगे? माई बाप। आ जाइए जी। ये चीज़ तो बेसिकली इररेलेवेंट हो चुकी है। The President shall within 60 days from the date of the commencement of this amendment act constitute a council to be called GST council। तो GST council ऑलरेडी इस वक्त है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि who shall be the chairperson of GST council? the यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस मेंबर होंगे। उसके अलावा हर स्टेट का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा या टैक्सेशन मिनिस्टर होगा वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दी जाती है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या रहता है, अगर आप स्पेसिफिकली याद करके नहीं जाते कि प्राइम मिनिस्टर ही होता है ज़्यादातर, राइट, मोदी जी सबके सारी कमेटीज़ के चेयरपर्सन होते हैं, तो ये बच्चे प्राइम मिनिस्टर टिक कर जाते हैं, राइट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है जी। कहता है जैसे ही जीएसटी काउंसिल बनेगी तो जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो ही खुद से वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे अमंग देमसेल्व्स। ठीक है जी। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? कहते हैं सारा काम ही जीएसटी काउंसिल का है। तो जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन द टैक्सेस, सेस, surcharges levied by the union, state and local bodies which may be subsumed in the GST। कौन कौन से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिनको ख़त्म कर देना चाहिए, जीएसटी में सबसम्ड कर देना चाहिए, जीएसटी में मर्ज कर देना चाहिए, राइट। कौन सजेस्ट करेगा? कहता है जी जीएसटी काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मॉडल जीएसटी टैक्स लॉस, इंडिया में जीएसटी टैक्स लॉस का क्या मॉडल होना चाहिए? जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये मॉडल ही तो है कि जी स्टेट के पास भी पावर है जीएसटी इम्पोज करने की, सेंटर के पास भी पावर है जीएसटी इम्पोज करने की। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास पावर नहीं है। यूनियन टेरिटरी के केस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है। ये क्या है? मॉडल ऑफ जीएसटी लॉज कि इंडिया में जीएसटी कैसे इम्पोज किया जाएगा, किसके पास क्या पावर है, राइट। तो इंडिया में क्या मॉडल है? कहता है ड्यूअल। ड्यूअल कैसे? कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है जीएसटी से रिलेटेड और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है जीएसटी से रिलेटेड, राइट। तो ड्यूअल मॉडल।
आ जाइए जी। तो क्या मॉडल होगा इंडिया में जीएसटी लॉज का? प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉइंटमेंट अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ, मतलब अपोर्शनमेंट वगैरह सब कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। उसके अलावा जी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, ये क्या है जी? मान के चलिए जी मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरी टर्नओवर सिर्फ लेट्स से 10 लाख रुपीज़ है, तो क्या मुझे अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है या नहीं है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब मिनिमम टर्नओवर, मिनिमम एनुअल टर्नओवर, कि अगर आपकी इतनी एनुअल टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है। इससे ऊपर आपकी टर्नओवर जाती है तो आपको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना है, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। किसी को पता है इस वक्त क्या चल रहा है? थ्रेशोल्ड टर्नओवर, कितनी टर्नओवर होगी तो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है? चलिए आगे देखते हैं। रेट्स, भाई जीएसटी के रेट्स क्या होंगे? स्पेशल रेट्स क्या होंगे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या ट्रांजैक्शन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक सप्लाई के ऊपर, या फिर क्या सेस इम्पोज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता फॉर एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर, राइट। अच्छा, स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ स्पेशल स्टेट्स। इन स्पेशल स्टेट्स के आपको नाम याद रखने हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कहा जा सकता है, स्पेशल स्टेट्स भी कहा जा सकता है। तो क्या क्या है जी? अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कितने हो गए? ठीक है, ये मान के चलिए अनडिवेलप्ड स्टेट्स हैं जिनको थोड़ा सा स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है जीएसटी के अंदर, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट भी डिफरेंट रखी जा सकती है इनकी। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? ठीक है जी। हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन सारे नाम को याद रखिए क्योंकि ये सारे एट प्रेजेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है, मतलब इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जाती करंटली, इनके ऊपर जीएसटी इम्पोज नहीं की जाती, राइट। तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा हमने ऊपर पढ़ा था अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐड करते जाइए अपनी नॉलेज के अंदर चीज़ों को, ठीक। अभी तक भी जीएसटी काउंसिल ने इनमें से किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई करने के लिए कोई डेट नहीं दी है, तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, ठीक है जी। पेट्रोल पे आज भी वैट लगता है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग पेट्रोल के रेट होते हैं ना, तो वैट क्या है? स्टेट एक्ट है, तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग वैट कम ज़्यादा कर सकता है, वैल्यू एडिड टैक्स कम ज़्यादा कर सकता है, तो इनके ऊपर आज भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके ऊपर लगाए नहीं जा सकते, जैसे कि अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया कि उसके ऊपर जीएसटी इम्पोज ही नहीं किया जा सकता। ये कहूँगा कि भाई फ़िलहाल के लिए इनको आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी रखा गया, इनके ऊपर अभी जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जीएसटी लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जीएसटी लगाया नहीं गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी साथ साथ याद रख लीजिए। अच्छा जी, कोरम, जीएसटी काउंसिल का कोरम कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। कोरम क्या है? 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो कोरम कितना होगा? कोरम का मतलब तो पता है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मीटिंग, तो वो कितना है? 1/2, 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं जी जीएसटी काउंसिल में? कहता है जी बाय रेजोल्यूशन।
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी काउंसिल का पार्ट है और सारे स्टेट्स भी जीएसटी काउंसिल का पार्ट है, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? कहता है जी बाय पासिंग रेजोल्यूशन। कितने वोट्स से रेजोल्यूशन पास करना है? कहता है जी 3/4, नॉट लेस देन 3/4। तो मैं कह सकता हूँ एक तरह से स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में 3/4 वोटिंग को क्या बोलते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। तो 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स। वेटेड वोट्स का मतलब क्या हुआ? कहता है जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास 1/3 वेटेज है, जितनी भी वोट्स हैं उनका 1/3 वेटेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बाकी जो 2/3 वेटेज है वो किसके पास है? अलग अलग स्टेट्स के पास। ठीक है जी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हम कह सकते हैं कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो कोई भी डिसीजन लिए नहीं जा सकता जीएसटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि 1/3 तो किसके पास हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब 33.33% किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए हमें? कहता है जी कम से कम 3/4 मतलब 75%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक अपनी अप्रूवल नहीं देंगे तब तक कोई भी मैटर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। बताइए जी, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे भी, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी, ये पार्ट भी, ठीक है, कोरम भी। ये स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, स्पेशल स्टेट्स कह लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कह लीजिए, बैकवर्ड स्टेट्स कह लीजिए, प्रिविलेज्ड स्टेट्स कह लीजिए, किसी भी नाम से याद रख लीजिए, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि भैया जीएसटी के अंदर रेट्स कितने हैं हमारे पास। फोर रेट्स स्ट्रक्चर, 5%, 12%, 18%, 28%। उसके अलावा स्पेशल रेट्स भी स्पेसिफाई किए गए हैं, 3% जीएसटी ऑन प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड। तो ये पावर भी किसको दे रखी थी? ऊपर पड़ा था ना, जीएसटी काउंसिल को दे रखा है कि अगर किसी स्पेशल केस में जीएसटी काउंसिल चाहे तो स्पेशल रेट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, स्पेशल रेट। यहां तक बताइए जी कोई डाउट हो तो? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ये देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में सबसम्ड किए गए थे। तो जो 7th शेड्यूल के अंदर हमने कहा जी लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट होती है, ऐसे मैटर्स जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, कहाँ स्पेसिफाइड है? लिस्ट 1 में। तो कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी है रिलेटेड टू टैक्स या टैक्सेस। इन एंट्रीज के अंदर क्या चेंज आया? बिफोर अमेंडमेंट क्या लिखा हुआ था, आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गया? तो जी कस्टम ड्यूटी, कहता है जी पहले भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, अब भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी में कोई चेंज नहीं है जीएसटी आने से। एक्साइज ड्यूटी, कहता है जी पहले क्या था? ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टबैको एंड अदर गुड्स। अदर गुड्स कोई भी गुड्स है, टबैको पर भी और कोई भी गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो मैंने ऊपर आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती थी। सिर्फ इन केसेस में एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करना किसके हाथ में था? कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में। अब क्या हो गया? कहता है एक्साइज ड्यूटी सारे गुड्स से हटा ली गई है, सिर्फ इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जा सकती है। ये मैंने आपको ऊपर भी कहा था, ये आपको नाम याद रखनी है। ठीक है जी। टबैको ऐसा है, ऐसा प्रोडक्ट कह लीजिए जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी इम्पोज की जा सकती है।
प्लस जीएसटी के दायरे में भी आता है टबैको, तो जीएसटी भी इम्पोज की जा सकती है। ऊपर हमने देखा था टबैको वर्ड नहीं लिखा हुआ था। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, टबैको नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर। तो टबैको यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी में भी कवर किया गया है, प्लस जीएसटी के स्कोप में भी है। ठीक है जी। फिर एंट्री नंबर 92, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स ओमिट कर दी गई, जीएसटी में सबसम्ड कर दी गई। 92A सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, कहता है ये आज तक सेम है। एंट्री नंबर 97 रेजिडुअल एंट्री, इस एंट्री में सर्विस टैक्स लगाया जाता था, ये आज तक सेम है, लेकिन सर्विस टैक्स को भी सबसम्ड कर दिया गया जीएसटी में। आ जाइए जी, लिस्ट 2 के अंदर कहता है टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया। अगर लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में जाकर आपको सेल करना है तो ओट्री बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, लोकल सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था, ओट्री ख़त्म कर दिया गया है जी, जीएसटी में सबसम्ड कर दिया गया है। वैट बेसिकली ख़त्म कर दिया गया है, वैट को भी। सिर्फ वैट अब किस में रह गया, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, तो इनके ऊपर वैट लगाया जा सकता है, बाकी ख़त्म कर दिया गया वैट को। ठीक है, किसमें, जीएसटी में सबसम्ड कर दिया गया है। एंट्री नंबर 55 टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट ख़त्म कर दिया गया है, ओमिटेड, सबसम्ड कर दिया गया है जीएसटी में, राइट। अच्छा, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, कहता है ये भी लगभग ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर है, पंचायत के पास, म्यूनसिपैलिटी के पास, रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब जो लोकल एरिया के अंदर खेल तमाशे दिखाते हैं वहाँ पर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है अब एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज करने की, ये भी जीएसटी में सबसम्ड कर दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ये सारे लॉज जो है यूनियन टैक्सेस जो जीएसटी में सबसम्ड कर दिए गए और ये स्टेट टैक्सेस जो जीएसटी में सबसम्ड कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं जीएसटी लाकर इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सीवीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, स्टेट लेवल पे वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, ऑट्री, मैनी अदर सेसेस एंड सरचार्ज, ये सब जीएसटी में सबसम्ड कर दिए गए हैं। अब ये सारे ख़त्म हो गए एक तरह से। कौन कौन से मैटर्स है जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी अभी तक रखे गए हैं, जिनके ऊपर जीएसटी अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड है लोकल बॉडीज़ के केस में, पंचायत के केस में, रीजनल अथॉरिटीज़ के केस में। ठीक है, फिर जी ये सारे, उसके अलावा मोटर व्हीकल टैक्स अभी तक एप्लीकेबल है, मोटर्स के ऊपर या मोटर व्हीकल्स के ऊपर अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर जी प्रॉपर्टी के केस के अंदर स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल दो नॉट आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो पुराने टैक्सेस लगाए जा रहे थे वही लगाए जा रहे हैं, जीएसटी अभी तक भी नहीं लगाया गया है, और ये तो है ही आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। टबैको का मैं आपको बता ही चुका हूँ, अट्रैक्ट्स बोथ एक्साइज एज वेल एज जीएसटी। बताइए जी कोई डाउट हो तो। हर पेज हर लाइन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ दिसंबर के लिए ही अपडेटेड नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं दिसंबर के साथ साथ जून के लिए भी अपडेटेड है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे या जून में, कोई भी डाउट है तो साथ साथ पूछते जाइए।
अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी को डिफ़ाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जीएसटी इम्पोज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसी अमेंडमेंट के अंदर जीएसटी को डिफ़ाइन करने के लिए आर्टिकल 366 को अमेंड किया गया, एक न्यू क्लोज ऐड किया गया 12A, जिसमें जीएसटी को डिफ़ाइन किया गया। उसके अलावा हमने देखा जी और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, और 3 आर्टिकल्स हमने देखे जो स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किए गए, 246A, 269A और उसके अलावा 279A। ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किए गए जीएसटी को लाने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स लाई गई, जिसमें से जो काम के आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी। जीएसटी के अंदर मैंने आपको कहा जी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इंटरस्टेट का थोड़ा सा हमने कंसेप्ट समझा क्या है। हमने ये देखा कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर सबसम्ड हो गए हैं, कौन कौन से मैटर्स अभी तक जीएसटी के स्कोप से बाहर रखे गए हैं, और अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को तो स्पेसिफिकली जीएसटी की डेफिनेशन से ही एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी इम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक, बाकी पर किया जा सकता है, इन पर किया जा सकता है, बट अभी तक नहीं किया गया है। उसके अलावा टबैको के केस में बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, टबैको के ऊपर एक्साइज भी लगाई जा सकती है, जीएसटी भी लगाई जा सकती है। अगर आप प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी सिनेरियो देखते हैं तो देखिए प्री जीएसटी के केस में लोड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय द सेंटर एंड स्टेट लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और जीएसटी केस में कहता है वन नेशन वन टैक्स, मेजॉरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गोट सबसम्ड इन जीएसटी। लोड्स ऑफ टैक्स इंसिडेंसेस, प्रोडक्शन कर रहे हो तो टैक्स दो जी, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो टैक्स दो जी, सेल कर रहे हो तो टैक्स दो जी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो टैक्स दो जी, लोकल मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो अलग से टैक्स दो जी। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स या इवेंट्स थे जो कि टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस को ट्रिगर करते थे। अब हमारे पास एक ही इंसिडेंस है, सिर्फ उसी पे ध्यान रखना है, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, सिंपल। अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्पेसिफिकली जब हम स्टेट टैक्स की बात करते हैं, जैसे कि वैट, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टैक्स रेट्स थे, जिसकी वजह से प्राइजेस में डिफरेंस थे। जैसे आज की डेट में पेट्रोल देखें, दिल्ली के अंदर कुछ और रेट है, मुंबई में कुछ और रेट है, किस वजह से? वैट डिफरेंट है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, राइट। लेकिन जीएसटी के केस में कहता है सेम टैक्स रेट थ्रू आउट द कंट्री। जब बहुत सारे टैक्सेस होते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस, बहुत सारे कंप्लायंसेस, लेकिन जब एक ही टैक्स है तो कहता है लेस डॉक्यूमेंटेशन। इनफैक्ट एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया जीएसटीएन, और उस ऑनलाइन पोर्टल पर ही सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो आपको यहाँ वहाँ धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट्स में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आज की डेट में ऑनलाइन है। अनइंटेंशनल डिफ़ॉल्ट, क्यों? क्योंकि बहुत सारे टैक्स इंसिडेंट्स थे, बहुत सारे टैक्स लॉज थे, ना चाहते हुए भी बड़े बिजनेसेस के अंदर डिफ़ॉल्ट्स हो ही जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे, बहुत कम, मतलब एक ही टैक्स इंसिडेंट्स है, सप्लाई, और हमें एक ही स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर ध्यान देना है, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होते। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करे तो बात अलग है, अनइंटेंशनल डिफ़ॉल्ट कम होते हैं, राइट। डिफरेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़िए, एक प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना डिफ़िकल्ट था। हर स्टेट का अपना अलग लॉ, मतलब मैं जिस स्टेट में रहता हूँ खाली उसी स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, उसी स्टेट के लॉज पे कंसंट्रेट करूँगा, दूसरे स्टेट के लॉज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉज थे, अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने होते थे, अलग अलग फॉर्मेट्स थे, ये सब ख़त्म हो गया अब। नो कास्केडिंग इफेक्ट, राइट। आईटीसी ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आपस में यूटिलाइज किया जा सकता है। रूल्स है, नीचे हम पढ़ेंगे,
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग से आपका चैप्टर दे रखा है, हम पढ़ेंगे किस तरह से क्या यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। डबल टैक्सेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, अब जीएसटी केस में कोई डबल टैक्सेशन का चक्कर नहीं है क्योंकि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब पास हुआ। फिर जी फ्रांस फर्स्ट कंट्री था जीएसटी इम्प्लीमेंट करने वाला। इंडिया तो बहुत लेट है, इंडिया से पहले तो नियरली 160 कंट्रीज़ ने जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया था। इंडिया में असम वाज द फर्स्ट टू रेटिफाई, मतलब एक्सेप्ट जीएसटी बिल, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला कौन था? तेलंगाना, टू पास जीएसटी बिल। ठीक है जी। इंडिया का जीएसटी का जो स्लैब है वो वर्ल्ड में लगभग हाईएस्ट है, 28%, नेक्स्ट टू अर्जेंटीना विच इज़ एट 27%। तो जीएसटी रेट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये भी एमसीक्यू है, 4 रेट स्ट्रक्चर है, 3 रेट स्ट्रक्चर है, 4 रेट स्ट्रक्चर, 5%, 12%, 18%, 28%। उसके अलावा स्पेशल रेट भी है 3% इन केस ऑफ प्रीशियस मेटल्स। अच्छा, टैक्सेबल इवेंट क्या है जी? सप्लाई है। जीएसटी इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। भाई डेस्टिनेशन के बेसिस पे ही पता चलता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी लगेगी या आईजीएसटी लगेगा, राइट। 5 लेजिस्लेशंस जैसे कि मैंने आपको बताए थे, 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज, 31 तो ये हो गए हमारे पास। उसके अलावा एक हमारे पास सीजीएसटी, एक हमारे पास यूटीजीएसटी, एक हमारे पास आईजीएसटी, प्लस एक हमारे पास कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। ठीक है, आ जाइए जी। कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट के अंदर कंपनसेशन कब तक प्रोवाइड किया जाएगा? ओनली फॉर 5 ईयर्स। इसका भी सबसे लास्ट चैप्टर में डिटेल में दे रखा है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी। कौन जीएसटी से रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह कौन फॉर्मुलेट करता है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है जी? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। 1 जुलाई विल बी ऑब्जर्व्ड एज जीएसटी डे। ठीक है जी। एट प्रेजेंट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? नॉर्मल स्टेट्स के अंदर 40 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 20 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो 11 स्टेट्स ऊपर हम लोग हाईलाइट किए थे। अच्छा जी, जीएसटीएन क्या है? बेसिकली एक कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर सेंट्रल का भी स्टेक है और स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक है। दोनों का कितना है? 49%। बाकी 51% में 11% है एलआईसी फाइनेंस का। उसके अलावा जी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और एनएससी, इन सब का कितना है? 10% ईच। तो 40 ये हो गया, प्लस 11% किसका हो गया? एलआईसी फाइनेंस का, प्लस 49% किसका हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का। टोटल मिलाकर 100%। किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है, याद रखिएगा। ठीक है जी। जीएसटीएन बेसिकली दोबारा से एक कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और मेन मोटिव क्या था जीएसटीएन का? टू कार्टर द आईटी नीड्स ऑफ जीएसटी, की सब चीज़ों को ऑनलाइन करना है, लोगों को धक्के नहीं खिलवाने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो चीज़ भी है सब ऑनलाइन करना है हमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटीएन को बनाया गया था, इस कंपनी को बनाया गया था। तो आज की डेट में हमारे पास पोर्टल है जीएसटीएन। आ जाओ जी, मॉडल ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो ड्यूअल मॉडल है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी इम्पोज करने की पावर दी गई है। इंडिया के अलावा ब्राज़ील और कनाडा ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ ब्राज़ील है जो कि एग्जैक्टली जो इंडियन मॉडल है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक, कनाडा के केस में है तो ड्यूअल मॉडल, लेकिन यहाँ पर कनाडा में बहुत सारे स्टेट्स ने जीएसटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शनल है, स्टेट्स के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो जीएसटी इम्प्लीमेंट करे अपने स्टेट में, चाहे तो जीएसटी इम्प्लीमेंट ना करे, राइट।
तो स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट और रिजेक्ट जीएसटी इन केस ऑफ कनाडा. In India, GST is uniformly applicable to all over India, including state of Jammu and Kashmir. आ जाओ जी. ये कुछ मॉडल्स के नाम दे रखे हैं आपकी बुक में, मैंने लिख दिए हैं और कोई यूज़ नहीं है इनका बेसिकली. ना इसमें कोई डिटेल दे रखी है ना कुछ और दे रखा है. अगर आपको याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं डेट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो स्टेट जीएसटी है वो तो हर स्टेट का अपना अलग है. उसके अलावा जो पार्लियामेंट ने पास करे थे एक्ट्स, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ये जो 4 एक्ट है इनको प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी? अप्रैल 12, 2017. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जी? जिसको क्रॉस करने का मतलब अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा. पहले क्या थी? 20 लाख इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट्स, 10 लाख टर्नओवर इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. कब तक थी ये? 31 मार्च 2019 तक. अब ये इंक्रीज कर दी गई है और इंक्रीज जो की गई है ओनली इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स. मतलब सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज नहीं करी है. सर्विसेज के केस में भी पुरानी वाली चलेगी. अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी पुरानी वाली ही चलेगी. लेकिन इफ़ यू आर सेलिंग द गुड्स तो आपकी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो नई वाली स्टेट के ऊपर स्टेट को ऑप्शन दी गई. स्टेट चाहे तो ऑप्ट कर सकता है नई वाली लिमिट, राइट. तो नई लिमिट क्या है? कहता है जी नॉर्मल स्टेट्स के केस में 40 लाख टर्नओवर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स केस में 20 लाख टर्नओवर. तो इसका मतलब मान के चलिए मैं दिल्ली में हूँ, मैं कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बेसिकली आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर. तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? आपके अकॉर्डिंग जो आपके सामने चार्ट है, तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है फटाफट से बताइए. आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर और मैं दिल्ली में हूँ. दिल्ली नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में कंसीडर किया जाएगा. तो मेरे लिए करंटली थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? चैट में लिख रहे हैं, चैट में 20 लाख. क्योंकि इन केस ऑफ सर्विसेज देयर इज नो चेंज इन थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट. तो मेरे लिए अभी भी ये पुरानी वाली एप्लीकेबल है. अगर सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो नई वाली. अब जी किन किन स्टेट्स ने नई वाली थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सेप्ट करी है? नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हु ऑप्टेड फॉर न्यू लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज़, ये सारे. नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हु चूज स्टेटस को, मतलब जिन्होंने पुरानी वाली थ्रेशोल्ड लिमिट ही अभी तक मेंटेन रखी है, नई वाली थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सेप्ट नहीं करी. तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, पहले केरला और तेलंगाना 2 थे ऐसे स्टेट्स. अब केरला ने भी नई वाली थ्रेशोल्ड लिमिट ऑप्ट कर ली है. तो अब जो पुरानी थ्रेशोल्ड लिमिट जिसने मेंटेन की हुई है वो अभी तक कौन सी है? तेलंगाना सिर्फ. ठीक है. स्पेशल कैटेगरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी हु ऑप्टेड फॉर द न्यू लिमिट ऑफ 40 लाख. स्पेशल कैटेगरी के केस में हमने देखा था कि भैया जो नई लिमिट है वो अभी 20 लाख की है, पुरानी लिमिट 10 लाख की थी. लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है जिन्होंने 40 लाख वाली ऑप्ट कर लिया सीधा. 20 लाख वाली भी नहीं, 40 लाख वाली. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हु ऑप्टेड फॉर द न्यू लिमिट ऑफ 20 लाख. बताइए जी, ये हमारा आज का लेक्चर और कायदे से कहूँ तो आपका चैप्टर नंबर 11.